फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो सभी बंधु कि हमने बताए थे E इक्वल टू माइनस dv बाय dr ना, और फील्ड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, वेक्टर, और पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होते, तो तीन प्रकार के डायरेक्शन होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाले को वाई एक्सिस वाले को जेड कैप, के कैप, जेड एक्सिस वाले को के कैप। बराबर ऐसे लिखते हैं हम लोग वेक्टर में, हाँ कि नहीं? जिनको पीछे से दिख नहीं रहा हो वो भी सामने आ सकते हैं। आ जाओ कोई अगर ऐसे लोग हों जिनको पीछे से दिख नहीं रहा। तो अब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया, बोल दिया कि वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो एक्स वाई जेड पे इस प्रकार से रिलेशन वैली करता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ऐसा तीन प्रकार का रिलेशन है दे दिया। बोला कि ये वोल्टेज है, पोटेंशियल है, फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट, कोई कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लीजिए 1,1,2, इस जगह में फाइंड करना है। तो क्या करना है, यहां देखो इसमें कितने वेरिएबल है, तीन, एक्स वाई और जेड, और फील्ड के भी तीन डायरेक्शन होते। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एक्स डायरेक्शन निकालें, ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकालने का प्रयास करें, तो इसका मतलब हुआ इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, सामने में माइनस लगा हुआ। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब वाई एंड जेड को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, सभी अच्छे से फोकस करना। माइनस साइन रख लेता हूं मैं इधर, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के अलावा जो टर्म है वो कांस्टेंट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, वाई, तो वाई कांस्टेंट हो गया। तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2x, तो वो लिख दिया मैंने, प्लस इसमें आते हैं, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x है यहाँ पर, तो x को छोड़ के बाकी जितना टर्म है वो सब कांस्टेंट। तो उससे पहले लिख लेता हूँ 2y जेड स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वो लिख लिया मैंने, फिर प्लस इस वाले टर्म में देखो x है क्या, तो जो ये दोनों टर्म है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर x है नहीं, तो प्योर जो कांस्टेंट हुआ उसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें लगा दूंगा आई कैप। ठीक है, ये हो गया आई कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको ध्यान से लिखेंगे, देखो ये 2xy, ये प्लस 2y जेड स्क्वायर इंटू आई कैप। अब इसमें डेटा रख दो, कौन से पॉइंट पे हमको निकालना है फील्ड, 1, 1, 2 पे, तो पॉइंट 1, 1 और 2 रख देते हैं, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 2, इसमें रख के देखते हैं, ये हो गया माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, प्लस 2 इंटू एक्स, वाई की जगह, जेड की जगह 2 का स्क्वायर, ये वाला आई कैप। अब देखो 2 इंटू 1 कितना, 2, और इधर 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 प्लस 2, तो डायरेक्ट लिख दो इसे, माइनस क्या लिखूंगा, 10 आई कैप। ये हुआ कौन सा डायरेक्शन में फील्ड, एक्स डायरेक्शन में फील्ड। जब एक्स डायरेक्शन में निकाले तब हमने किसको किसको कांस्टेंट माने, वाई और जेड को कांस्टेंट माने, मतलब वाई और जेड को ठीक वैसा ही ट्रीट किया जैसा कि एक कांस्टेंट के साथ ट्रीट करते, बराबर है। अब देखो हमने ये एक्स डायरेक्शन में निकाले, अब इसी तरीके से मैं वाई डायरेक्शन में निकालता हूं। तो वाई डायरेक्शन में निकालता हूं तो आप बताओ, तो यहां क्या लिखूंगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। अब क्या कांस्टेंट ले लूंगा, x एंड z को कांस्टेंट ले लेंगे। अब ये जो माइनस साइन है वो पहले हम ब्रैकेट के सामने माइनस लिख करके रख देते हैं ताकि बार बार हमको माइनस नहीं लिखना पड़े, क्लियर। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो पहला टर्म को, पहला टर्म में y है कि नहीं है, y के अलावा जो टर्म है वो सब कांस्टेंट, मतलब कौन हो गया कांस्टेंट, इंटू y का डिफरेंशिएशन
1 फिर प्लस, इधर देखो इसमें y है तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, मतलब 2x(z²) कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1 फिर प्लस, इसमें देखो है क्या y, तो y को छोड़ के जो बाकी टर्म है वो कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1। अब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो इसे कौन सा डायरेक्शन देंगे, j कैप, बराबर है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताइए तो। ठीक, बहुत सुंदर, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिनको नहीं समझ रहा है। ठीक है, अब इसमें इसको मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। देखो ये पहला वाला टर्म क्या हो गया, x², दूसरा वाला टर्म हो गया 2x(z²), तीसरा वाला टर्म z³ इंटू j कैप। अब डेटा रख देते हैं इसमें, x की जगह क्या रखना बताओ, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर x की जगह क्या रखेंगे 1, और z की जगह 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 हो गया, तो प्लस डायरेक्ट लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। फिर अगले बार ये वाला टर्म z³ की जगह पे 2 का क्यूब कितना 8, ये कौन सा कैप j कैप, देखो ऐड करके 17, तो ये हो गया माइनस j कैप, बराबर है। ये हो गया फील्ड का कौन सा डायरेक्शन, y डायरेक्शन। अब फील्ड का कौन सा डायरेक्शन निकालना है, z डायरेक्शन निकालना है। तो जब फील्ड का z डायरेक्शन निकालेंगे तो इसका मतलब उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, अब यह क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, x एंड y कांस्टेंट। अब ये वाला जो माइनस है उसे ब्रैकेट के बाहर रख लेता हूँ। फिर देखो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहला टर्म में z है क्या, तो z नहीं है तो बाकी सब यहाँ तो कांस्टेंट ही हो गया ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरे टर्म में z है क्या, z को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, मतलब 2xy कांस्टेंट, z² का डिफरेंशिएशन तो इंटू 2z लिख दिया मैंने, फिर प्लस, इधर देखो z है तो z को छोड़ करके जो टर्म है वो कांस्टेंट, मतलब y कांस्टेंट, z³ का डिफरेंशिएशन 3z, इसमें कौन सा कैप लगाऊंगा बताओ, 3z² लिखना पड़ेगा ना, 3z² बराबर k कैप। अब डेटा इसमें रखेंगे, पहले मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ, माइनस 2 2 जा 4xyz प्लस 3yz² इंटू k कैप। डेटा रखते हैं, देखो x की जगह क्या रखना है, y की जगह, z की जगह, कैसे पता चलता है कि क्या रखना है, वो सवालों में दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट बदल देगा तो जो डेटा बदल देगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अब इस वाले सवाल में देखो x की जगह 1, y की जगह, z की जगह 1 इंटू 1 इंटू 2 2 4 जा बराबर है, ठीक है, आप आंसर ठीक ही बोले थे 8 प्लस 3 इंटू वाई इंटू z², तो y की जगह z की जगह 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 3 12 प्लस 12 इंटू k कैप, कितना हुआ ये बताओ, माइनस 20 k कैप। अब जब तीनों आ गए तो नेट फील्ड लिखना है, तो नेट फील्ड क्या लिखेंगे बताओ, इधर लिख लेता हूं मैं, नेट फील्ड मतलब तीनों का सम, तो माइनस 10i माइनस 17j और माइनस 20k। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने आता है वेक्टर का, रूट अंडर 10 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, 20 का स्क्वायर 400, तो कितना हो गया बताओ 789, इतना हो गया आंसर। जमा क्या बातें, सबको समझ गया, मतलब इस टाइप का कोई दूसरा सवाल देंगे तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, आपको कुछ समझाइए कैसे बनेगा, समझ गया, बन भी जाएगा, ठीक, फिर लिखिए पहले इसे आप, जिनका लिख के हो जाएगा तो दूसरा बनाना, मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ दूसरा, xyz² yz पावर 4 प्लस xy² इंटू z, फाइंड e at point 1 1 1। हो गया, उधर वाला बना लिए, तीन चार दे देता हूँ लाइन से बनाने के लिए।
सैटेलाइट। जब कोई भी चीज किसी दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाए, क्या करे? चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसे कहते हैं, आप लोग भी लगाते हैं ना सैटेलाइट बन के चक्कर। जो जिनके चारों तरफ चक्कर लगाते होंगे वो उनका क्या कहलाएंगे? सैटेलाइट कहलाएंगे। तो इस क्लास में कितने सैटेलाइट हैं? बहुत सारे बोले। ठीक है, तो मान लो प्रेमिका यहाँ है और यहाँ उसको चाहने वाले छपरी, ये इसने चक्कर लगाया। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m, इसका मान लेते हैं स्मॉल m। ठीक, तो ये जो चक्कर लगाता है उसके पीछे का कारण है अट्रैक्शन। क्या है कारण? वो वाला नहीं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसके पीछे का कारण है। ठीक है, इस अट्रैक्शन की वजह से छपरा एंड छपरी दोनों एक दूसरे के लिए, उसमें से एक अपनी जगह पे ही रहता है, दूसरा उसके तरफ ऑर्बिट करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। अच्छा, एक छपरी के कई सारे छपरा हो सकते हैं। मतलब जैसे हमारा प्लैनेट है अर्थ, बराबर है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, कौन है? मून। और ऐसे तो बहुत सारे हैं जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हम लोग जो हम लोग तो नहीं, मतलब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो बना करके छोड़े हैं, भेजे हैं, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो मतलब एक छपरी के कितने सारे छपरा हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। वो सब जो चारों तरफ घूमते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? सैटेलाइट कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका जो पाथ है हमने बनाए हैं सर्कुलर। कैसा बनाए? एक्चुअल में जो पाथ होता है वो होता है इलिप्टिकल। कैसा पाथ होगा? इलिप्टिकल। बट हमारे डेरिवेशंस में हमको जो पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जितने भी सवाल आएंगे वो सब सवालों में हमको सर्कुलर मान के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसा मतलब पाथ मानेंगे अपन? सर्कुलर। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उस फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? G(m)(m)/r², यही बोलेंगे। और आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पता है, वो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो टुवर्ड सेंटर होता है उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? तो अगर मैं इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह दूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मतलब mv²/r। तो यहां से देखो एक m और एक m कैंसल, तो ये हो गया एक r भी, तो Gm/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? √Gm/r, जहां पर G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m का मतलब जो फिक्स है उसका मास। ठीक है, मतलब जो छपरी फिक्स है उसका मास कैपिटल M, और जो छपरा उसके चारों तरफ घूम रहा है उसका मास स्मॉल m। तो ये जो वेलोसिटी हुआ, ये जिस पाथ में घूम रहा है उसे ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट में जो स्पीड है उसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हो गया वो किसका फॉर्मूला हो गया? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हो गया, √Gm/r, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम अर्थ की बात करें तो यह है अपना गोला अर्थ, जिसका मास ऐसा, रेडियस इसकी r, इसके चारों तरफ मान लो ये दूसरा कोई सैटेलाइट है जो घूम रहा है, जिसकी हाइट कितनी है तो मान लेते हैं सरफेस से h हाइट पे है। इसका बोल देगा कि ऑर्बिटल स्पीड बताओ, तो क्या बताएंगे? ऑर्बिटल स्पीड बताओ, √G, कौन सा मास? ये वाला मास कि ये वाला मास? मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ सैटेलाइट? मास ऑफ डिवाइड बाय डिस्टेंस, r या r प्लस h का स्क्वायर? r प्लस h का स्क्वायर, ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अगर h की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब जो सैटेलाइट हो और सरफेस के बहुत पास हो, तो h/r की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। तो h/r को ऐसे केस में नेग्लेक्ट कर देते, और जब इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ r कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस h/r को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड का हो जाएगा √Gm/r।
और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार। ठीक है, कितना स्पीड आता है? 8 सेकेंड पर सेकेंड। तो लिखिए सैटेलाइट के बारे में, एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट is known as satellite. Is known as satellite. Any object revolving around planet is known as satellite. Any object revolving around planet is known as satellite. दूसरा point, for our calculation we consider orbit of satellite circular. For calculations we consider orbit of satellite circular, but actual orbit of satellite is elliptical. तीसरा point, orbital speed of satellite is independent from mass of satellite. Orbital speed of satellite is independent from mass of satellite. ठीक है, अब नीचे डायग्राम बना लीजिए। हो गया? अब देखो, हटाता हूं इसे। अब लिखना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे कॉमा लगा करके KE, PE, काइनेटिक एनर्जी टॉपिक है ये, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कॉमा टोटल एनर्जी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। इस r प्लस एच को अगर मैं डिस्टेंस r दे दूं, स्मॉल r लिख दूं, तो इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट Gm/r। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, हाफ m इंटू ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर, बराबर है ना? यही होगा ना? तो हाफ m इंटू ऑर्बिटल स्पीड को स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? G कैपिटल M/r। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया G कैपिटल M स्मॉल m/2r। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। अभी लिखना मत, आप समझ लो। ऑर्बिटल स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2/r, होता है ना? तो जाएगा -G m1 m2/r। अब होता है टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देते। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू G कैपिटल M स्मॉल m/2r, और पोटेंशियल एनर्जी का G कैपिटल M स्मॉल m/r। कॉमन ले लेंगे क्या? G कैपिटल M स्मॉल m/r कॉमन ले लें, यहाँ 1/2 -1 बराबर। यहाँ भी 2 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई। तो बताओ ये माइनस में आएगा कि प्लस में? -G कैपिटल M स्मॉल m/2r
2r, ये हुआ टोटल एनर्जी बराबर सैटेलाइट का। अब इस तीनों एनर्जी को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। तो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव। किसी भी क्वांटिटी का काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहे। काइनेटिक एनर्जी की कम से कम वैल्यू 0 होती है, उससे छोटा काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो किसी भी सिस्टम को स्टेबल रहने के लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। अब एक चीज और, यहां अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 2 आ जाएगा, ए वाला टर्म आ जाएगा, और उसमें माइनस लगा दूं तो प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, या फिर ऐसा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 और माइनस साइन लगा दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, ऐसा कह सकता हूं क्या? अगर पोटेंशियल बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछेगा तो क्या बताएंगे, -2, और काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछेगा तो -1/2 बराबर है। अब इसको इससे इधर ला करके ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो ये रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है जो आगे काम आएगा सवालों के अंदर। अब एक चीज देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, उसमें क्या रिलेशन है? अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बस माइनस लगा हुआ है। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रेशियो भी हो गया। तो ये सब चीजें भी पूछे जाते हैं। तो काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल तीनों एनर्जी हो गई। अब टाइम पीरियड बोला, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, एक सर्कल को चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो जो समय लगेगा वो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, बाय स्पीड कितनी, √gm बाय आर बराबर है। तो इसे टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 2 पाई आर √r बाय स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर बाय gm। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय gm, जिसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट, रिलेशन आ गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है और ये टाइम का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ गया, लिख लो इसे। ये ऐसा चीज है जो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, मतलब यहां से देख करके छापने की जरूरत नहीं है, आप खुद से दिमाग लगाइए तो लिखने का प्रयास करिए तो। अब लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड, टॉपिक है एनर्जी या वर्क डन, दोनों में से कोई भी चीज। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी और वर्क डन रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, टू चेंज या शिफ्ट द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की ऑर्बिट को बदलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? आने वाले जो संडे है उसमें टेस्ट किसका रखें, ग्रेविटेशन का रखें? तब तक हो भी जाएगा एक हफ्ते में क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करके। देखो मान लो ये पहली ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें सैटेलाइट घूम रहा है, इसकी रेडियस को मैं r1 कह देता हूँ। हमको यहाँ से किसी और हाइट पे लेके जाना है, दूसरे ऑर्बिट में घुमाने हैं सैटेलाइट को, हमको ये सेकेंड ऑर्बिट में लेके जाना है, जिसकी जो रेडियस है वो r2 है। तो कितनी एनर्जी लगेगी?
पहली ऑर्बिट की टोटल एनर्जी लिखेंगे, दूसरी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी लिखेंगे, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उतना एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो पहली ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी 1 फर्स्ट ऑर्बिट का, फॉर्मूला तो यही है, देखो ये वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, बस आर की जगह क्या आ जाएगा R1 फर्स्ट ऑर्बिट का टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2R1, और सेकेंड ऑर्बिट का जो टोटल एनर्जी होगा माइनस जी M1 M2 बाय 2R2। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा, उतना ही एनर्जी हमको देना पड़ेगा। पहले ऑर्बिट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी बताओ तो? ऑर्बिटल स्पीड पहले ऑर्बिट का अंडर रूट GM बाय R1, और दूसरे स्पीड की, दूसरे ऑर्बिट की अंडर रूट GM बाय R2, बराबर है? ठीक है, तो वर्क डन जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड वर्क डन है ऑर्बिट शिफ्ट के लिए, वर्क वो हो जाएगा चेंज इन टोटल एनर्जी। तो फाइनल टोटल एनर्जी मतलब T2 माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी मतलब T1, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी सेकेंड वाले का कितना है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2R2 और माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2R1। बताओ ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं जी एम एम बाय 2R1 माइनस जी एम एम बाय 2R2। यहाँ से जी एम एम बाय 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यही हो गया वर्क रिक्वायर्ड या एनर्जी, वर्क रिक्वायर्ड का फॉर्मूला। यहाँ पे R1 और R2 क्या है बताओ? फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है? लिख लीजिए आप डायग्राम बना करके।